Assalamu alaikum and hello everyone. I am Ishal Zara, a student at Rehan Institute. Today I am really glad to conduct this interview with my honorable guest, Ms. Aram. The purpose of this conversation is to learn from her journey, thoughts, and experiences about AI and education. So let's begin. Assalamu alaikum, ma'am. कैसी हैं आप? जी वालेकुम इशाल। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैम मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैम प्लीज़ आप अपना सब छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। जी ठीक है इशाल, मेरा नाम इरम मुश्ताक है। मैं मुल्तान में रहती हूँ, पाकिस्तान में। मैंने मास्टर्स किया हुआ इंग्लिश लिटरेचर में और मैं एक टीचर हूँ। मेरे पास 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अब मैंने रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, क्योंकि मैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल है उनको सीखना चाहती हूँ ताकि वो हमें टीचिंग में हेल्प कर सकें। तो ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। मेरी फेवरेट पर्सनैलिटीज में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी पहली जोजा हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान शामिल हैं। ठीक है मैम। अच्छा, अब मुझे आप बताएं कि आपको ना मतलब कि आप क्या आपको क्या इंस्पायर है एक टीचर से, लेकिन आपने एजुकेशन का करियर क्यों चूज किया? इंस्पायरेशन ऐसे कि पहले मैं जब स्कूल में थी तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन उसके बाद मैंने ये रियलाइज किया कि जो है मैं एक टीचर हूँ। मेरे अंदर जो टीचिंग की जो है ना इनबिल्ट क्वालिटीज वो काफी ज्यादा है निस्बतन डॉक्टर के। और मुझे फिर जो मेरे इर्द गिर्द के लोग थे उन्होंने भी ये कहना शुरू किया कि आप बहुत अच्छा समझाती हो, पढ़ाती हो। यहाँ तक कि मेरी क्लास फेलोज जो मेरे साथ थे उन्होंने भी ये बात कही। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे टीचिंग के प्रोफेशन की तरफ आना चाहिए। फिर मैंने इसको सीरियसली प्रोफेशन के तौर पर लिया। फिर मैंने जो है वो क्वालिफाइड एजुकेशन भी हासिल की इसके लिए। तो तब से जो है मैं टीचिंग के प्रोफेशन से इंस्पायर हूँ और मुझे ये लगता है कि मैं अपना रोल इससे अच्छे तरीके से प्ले कर सकती हूँ। और ये जो ऐसा काम है जिसको करने से मैं कभी थकती हूँ, मुझे खुशी महसूस होती है जब मैं स्टूडेंट्स में होती हूँ, लोगों से बातचीत करती हूँ, उनको बात समझाती हूँ, बताती हूँ। फिर मुझे अच्छा लगता है, इसलिए। अच्छा मैम, ये बताएं कि आपने रेहान इंस्टीट्यूट कैसे ज्वाइन किया था? रिहान इंस्टीट्यूट मैंने इस साल ऐसे ज्वाइन किया था कि मैंने ना लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी बनाई थी। वहां पर मैंने सर रिहान को फॉलो किया था, तो वहां पर मैंने जो ना इनका ऐड देखा था कि इन्होंने एक टीचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया है, उसका बूट कैंप शुरू कर रहे हैं, तो उसमें वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो फिर उसका मैंने क्राइटेरिया देखा। तो मुझे लगा कि मुझे भी अप्लाई करना चाहिए। फिर मैंने अप्लाई किया, तो फिर मैंने मुझे जो है इसमें अलाउ किया सीखने के लिए। मैम जैसे कि आपको पता है कि आप रेहान इंस्टीट्यूट का पार्ट है, तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मोटिवेट करती है आपको इस प्लेटफॉर्म में? मोटिवेट मुझे इस प्लेटफॉर्म में किस तरह से, मतलब क्या करने में मोटिवेट करती है, सीखने में या कुछ और? मैम सीखने में भी, और लाइक जो मतलब हम लोग जो हमारे टास्क भी होते हैं उसमें भी क्या मोटिवेशन, जब गाइडेंस मिलती है, तो ये बताएं उसके रिलेटेड सारा। मुझे लगता है कि ये मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। सारे टास्क जो है ना इसमें, ये टास्क जो है ना काफी इंटरेस्टिंग है, जो डिफरेंट है, जो हमने पहले कभी किए नहीं है। तो जो चीज़ हमने ना की हो ना, तो वो हमें करने में थोड़ा सा शुरू में हेजिटेशन होती है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग होती है। न्यू चीज़ है ना उसमें, क्योंकि न्यू न्यू चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, हर रोज कोई ना कोई नई चीज़ आ जाती है। और जब मैं ये देखती हूँ कि भाई मुझसे छोटे छोटे बच्चे जो हैं या मुझसे जो कम उम्र के यंगस्टर्स हैं वो मुझसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो भाई मुझे ये लगता है कि जब ये लोग ऐसे काम करके इतना ज्यादा मतलब फेमस भी हो रहे हैं और भाई यानी कि इनका काम भी बहुत अच्छा है, तो ये मेरे लिए बड़ा मोटिवेशन का पॉइंट होता है, खास तौर पे बच्चे। और ये जो टास्क है ये बहुत इंटरेस्टिंग है हर वक्त, मतलब यानी कि चैलेंजिंग है ना। तो ये चीजें मुझे मोटिवेट करती हैं, मुझे फिर ये करने में मजा आता है। और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम इसमें टास्क कर रहे होते हैं, हम लाइव में जा रहे होते हैं, तो हमारे बहुत सारे लोग हमें देख रहे होते हैं। और फिर इस तरह हमें पता चलता है कि बहुत सारी दुनिया हमें देख रही है, तो वो मुख्तलिफ कमेंट्स करते हैं यहाँ के। हम किसी फ्रेंड्स में सर्कल में जाएं, रिलेटिव्स में जाएं या फैमिली में किस तरह भी, तो वो सब यानी कि कमेंट्स कर रहे होते हैं। तो इस तरह भी मुझे अच्छा लगता है कि भाई सब मुझे देख रहे होते हैं और भाई मुझसे सीख रहे होते हैं। इसलिए सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी ठीक है मैम, यहाँ पे एक मोटो है, अर्निंग विद लर्निंग, जो कि लगती हैं। बहुत पावरफुल मोटो है। आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में? हाँ देखो विशाल, अगर मैं ये कहूंगा कि मैं असल में मोटिवेट कैसे हुई हूँ इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का, तो जो इनका ये मोटो था ना उसकी वजह से हुई हूँ। तो ये जो कहते हैं ना कि भाई आप सीखें और साथ में कुछ ऐसा काम सीखें जिससे आप पैसे भी कमा सके, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। जैसे हम हाउस वाइफ्स हैं
और बहुत सारी जो फीमेल्स हैं घर में रहकर अगर उनको एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाए कि भाई वो बाहर भी ना निकल सके, घर की जिम्मेदारियां भी पूरी कर सके, तो उनको कोई स्किल भी मिल जाए, इवन कि भाई वो किसी पे डिपेंड ना हो, फिर वो इंडिपेंडेंट भी हो जाए। तो ये जो है ना, नोमाडिज्म इसे हम कहते हैं, या रिमोट जॉब कहते हैं, वर्क फ्रॉम होम इसको हम कहते हैं, जो भी आप इसको नाम दे दो, लेकिन ये है बहुत अच्छा, बहुत डिसेंट है ये, और ये बड़ा फ्लेक्सिबल है कि भाई यानी कि हम रात में भी काफी देर तक काम करते हैं। अगर हम घर से बाहर जाकर काम करें, कभी भी हम जैसे शाम होगी हमें परेशानी होने लगती है कि हमें घर जाना चाहिए, तो इस तरह यहाँ पर तो हम घर में बैठ के रात को 12 बजे भी इजिली हम जिस तरह काम कर लेते हैं। 11 बजे तक हमारी क्लास होती है, हम इजिली बैठे होते, कोई हम अपने कंफर्ट जोन में अपने घर में रह के, अवेलेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी। और फिर यानी कि हमें भाई यानी कि ये कहते हैं कि आप कुछ काम करें और इससे आपको पैसे मिलेंगे, तो ये बहुत बड़ा यानी कि इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा मोटिव है। उन हमारे मुल्क में 50% से ज्यादा खवातीन है, तो उन वो जो सारी खवातीन उनमें से मुझे लगता है कितने परसेंट काम करती होंगी, 10% भी नहीं करती होंगी, 20% करती होंगी बस, तो 30%, 35% तो ऐसे घर में ही रहती हैं। तो उनको अगर हम उस वर्क फोर्स को हम यूज करें और उसको जो है हम स्किल भी दें, फिर उससे हम अपना बिजनेस भी करें और इस चीज को, तो ये कितना बड़ा एक भाई यानी कि चेंज ले आएगा। बहुत सारी खवातीन होती हैं जो कि भाई यानी कि अर्निंग ना करने की वजह से बहुत सारी चीजों में मजबूर होती हैं, तो अगर उनको भी यानी कि थोड़ा सा स्किल सिखा के पैसे घर में बैठ के मिलने लग जाए, तो क्या हम हमारे बच्चे और हमारी अगली जनरेशन बेहतर नहीं हो जाएगी? तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा मोटिव है ये उससे बेहतर जैसे हम कहते हैं कि भाई लोगों को छत का खरात पैसे दे दो, ये कर दो, उससे बल्कि हमारे जो बड़े बड़े उल्मा हैं और सब ये कहते हैं कि किसी को कोई काम सिखा दो, उसके हाथ में कोई हुनर दे दो ताकि वो अपने लिए खुद कमा सके, ना वो किसी से मांगे। तो ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाती हैं, बहुत यानी कि अच्छा है। अच्छा मैम, आपके क्या थॉट्स हैं एआई के बारे में? लाइक वो कैसे हेल्पफुल है स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए? बेटा ये ऐसे ही हेल्पफुल है, देखो विशाल, जैसे आप अगर सोचो कि मैं कपड़े धोने बैठी हूँ और मेरे हाथ से कपड़े धोने हैं, ठीक है, तो आपको कितना टाइम लगेगा? समझो अगर आपने 5 जोड़े अपने धोने हैं, ठीक है, और वही जो है आप पहले एक सूट धोगी, फिर उसका कमीज धोगी, शलवार धोगी, उसका दुपट्टा धोगी, ठीक है ना, इसको 5 दफा आप धोगी। लेकिन अगर आपके पास वॉशिंग मशीन हो, तो उसमें आप क्या करोगी? सारे कपड़े इकट्ठे डाल दोगी, सर्फ डालोगी, पानी डालोगी, मशीन का बटन ऑन करोगी, मशीन चल जाएगी। उसके बाद आप निकाल के उनको हंगालोगे। अब तो वो ड्रायर भी है जो कि आपको कपड़े सुखा भी देता है। सिर्फ आपने उसके बाद उसको क्या करना है कि कपड़ों को जाके बाहर टांग देना है कि वो ड्राई हो जाए, ठीक है ना। तो ये एआई भी कुछ इस तरह ही है। उससे पहले टीचर सारा काम खुद करते थे, एक एक स्टेप उन्हें खुद करना पड़ता था, लेकिन अब ये एआई की वजह से हम उसको सिर्फ कमांड देते हैं, सारे वो हमारे काम कर देती है। एट द एंड हमने उसको चेक करना है कोई चीज इसमें कम तो नहीं है, मिसिंग तो नहीं है, फिर हम उसको ठीक कर लेते हैं। फिर अगर हमें लगता है कि हमारी कमांड के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, तो हम उससे फिर वैसा रिजल्ट जनरेट करते हैं, तो उसमें देखो कितना कम टाइम लगता है। वही एक सादा सी मिसाल मैंने दी है ना आपको कि भाई वॉशिंग मशीन हो गया, जूसर ब्लेंडर हो गया, वैसे हम जूस निकालने लगे हमें कितना टाइम लगेगा, लेकिन जूसर से हम कितनी जल्दी जूस निकाल लेते हैं। मोटरसाइकिल पे हम जाएं तो कितनी जल्दी हम चले जाते हैं, पैदल जाएं हमें कितना टाइम लगेगा। तो एआई भी कुछ इसी तरह ही है, तो हमारे कामों को ऐसे ही स्पीड अप कर देती है। तो ये बहुत हेल्पिंग है अगर हमें इसको सही तरह से इस्तेमाल करना आता हो तो। ओके मैम, आपके ख्याल से क्या एआई के नेगेटिव यूज हैं? लाइक पॉजिटिव तो काफी ज्यादा है कि हमारा हेल्पफुल काफी है, पॉजिटिव तो इसके हैं, लेकिन आपके ख्याल से क्या कोई नेगेटिव यूज है एआई का? हाँ बेटा, जिस तरह इसके जितने परसेंट इसके पॉजिटिव यूजेस हैं, उतने ही परसेंट इसके नेगेटिव यूजेस हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी होती है ना बेटा, ना वो नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है, ठीक है। जो इसके यूजर्स होते हैं ना, वो उसको अपनी मर्जी से, चाहे वो उसको नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाए, चाहे वो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाए, ठीक है ना। अब एआई है, तो एआई तो हमारे सवालों का जवाब देगी। अब एक चोर अगर वहां पर बैठ के एआई से जो पूछना शुरू कर दे कि बताओ कि हम किस तरह किसी के बैंक अकाउंट को हैक कर सकते हैं, कोड कैसे ब्रेक, मतलब कुछ भी नेगेटिव आप करना शुरू कर दो, तो हमें ये तरीके, तो वो तो आपके क्वेश्चन का आंसर देगी। तो ये तो हमारे ऊपर है, तो इसके इक्वली है। 50% अगर इसके पॉजिटिव यूज है तो 50% इसके नेगेटिव यूजेस हैं। बस ये है कि ये हमारे ऊपर डिसाइड करता है कि हम इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके मैम, अच्छा आप ये बताएं कि लाइक रेहान स्कूल के आपको पता है जैसे कि 6 लेवल्स हैं, ठीक है? तो क्या आपने इनको आगे कंटिन्यू करना है? अभी तो हमारा 2 मंथ का जो बूट कैम्प है वो फिनिश होने वाला है, इससे आगे आपने क्या करना है, लेवल 2 स्टार्ट?
हाँ बिल्कुल, अगर लेवल 2 स्टार्ट होगा तो मैं जरूर उसमें जो है अपना पार्टिसिपेशन करूंगी, और उसमें भी मैं सीखूंगी। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है, और अगर मैंने अपनी, उसको कहते हैं कि अपनी जो है वो सोशल मीडिया पर एक ब्रांड बिल्डिंग करनी है ना, तो उसके लिए मुझे इसके लेवल्स से सीखना चाहिए और इनके टास्क को कंप्लीट करना चाहिए, ताकि मेरी सर्टिफिकेशन भी हो जाए ऑफिशियली भी, और जो है मेरी प्रोफाइल भी बिल्ड हो जाए, सारे मेरे सोशल मीडिया भी स्ट्रांग हो जाए, और मुझे अच्छे तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आए, और मेरा जो है साथ साथ जो है वो मैं ग्रो भी हो जाऊं। तो इससे देखो ना कितनी बड़ी कम्युनिटी है, हम सारे कम्युनिटी में भी उससे भी हमें बहुत फायदा होता है, जहां जहां हम जो भी काम करें। तो मैं सारे लेवल इंशाल्लाह, मेरी ये इरादा है कि मैं करूंगी आगे। वक्त का कुछ पता नहीं है, क्योंकि लाइफ बड़ी चेंज होती रहती है, लेकिन मतलब एक हमारा इरादा है, तो मेरा तो इरादा है ये सब कुछ करने का। अच्छा मैम, हम लोगों ने इतने ज़्यादा टास्क कर लिए हैं, तो आपको सबसे इंटरेस्टिंग टास्क इसमें क्या लगता है और मज़ा भी आता है जिसको करते हुए? मुझे शुरू से ही ना इशाल, जो इंटरव्यू वाला टास्क ना, ये मुझे बहुत पसंद है, और मुझे इंटरव्यू गिवन और टेकन दोनों ही बहुत पसंद है। लेकिन दूसरा जो टास्क मुझे ज्यादा पसंद है ना इंटरव्यू के बाद, दूसरा नंबर पर रिव्यू क्रिएट करना। तो मुझे रिव्यूज भी बहुत पसंद है, मुझे सारे टास्क अच्छे लगते हैं, लेकिन इंटरव्यू में मुझे काफी मजा आता है। लेकिन ना मैंने पहले ये सोचती कि भाई मैं इंटरव्यू लूंगी ना, और भाई कोई मुझे इंटरव्यू देगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन ना मैंने वक्त के साथ रियलाइज की, जब मैंने ऐसे कर लिए ना, जो 25-26 इंटरव्यूज मैंने कर लिए हैं, तो उसके बाद मुझे पता चला विशाल कि जब हम किसी इंटरव्यू करते हैं तो सारे लोग अच्छे नहीं होते। बहुत सारे लोगों के बहुत सारी पर्सनैलिटी के पहलू होते हैं, तो वो हमें फिर ना, जब जितने हम ज्यादा इंटरव्यू करते रहेंगे ना, हम उतने शार्प होते जाएंगे। तो उतना ना हमें पता चलता जाता है कौन सच बोल रहा है कैमरे पे बैठ के, कौन झूठ बोल रहा है, कौन बदतमीज है, कौन तमीजदार है। और इंसान जो है ना, वो अपना आप बोल के ना बताता है कि मैं क्या हूँ। तो ये बहुत बड़े एक मैजिकल, जिसे हम कहना है, एक टूल है, तो इससे ना हमें बहुत कुछ पता चलता है। तो बाज इंटरव्यूज मेरे ऐसे भी हुए हैं जिनसे मेरा बहुत मूड खराब हुआ है, बहुत मैं अपसेट हुई इंटरव्यू लेकर। तो मैं ये कहूँ कि ये बहुत, यानी कि बहुत डिफरेंस है। हमें पता नहीं होता कि जो सामने जिसे हम इंटरव्यू करेंगे वो कैसा रिस्पॉन्स देगा, या मैसेज में वो ऐसे बात करे, तो जब इंटरव्यू पे आएगा तो वो किस टोन से हमसे बात करेगा। बाज लोग ये भी करते हैं, इंटरव्यू का टाइम आपको देके नहीं आते इंटरव्यू पर, या आपको मतलब यानी कि आपका टाइम वेस्ट करते हैं। और ये अक्सर वो लोग करते हैं इंशाल, जो कि जिनकी थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे प्रोफाइल बिल्ड हो चुकी भी होती है, वो फिर अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं। वो टाइम की पाबंदी नहीं करते, दूसरों के जो हकूक है उनका ख्याल नहीं रखते, उनका एहसास नहीं करते। लेकिन मैंने एक दफा अब किया था सर अतीक का इंटरव्यू, जो कि बहुत बड़ी रिनोड पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की। तो मुझे लगा था कि उन्होंने मुझे टाइम दे दिया शायद बच्ची समझ के, तो वो आएंगे नहीं, या मुझे भी यानी कि वो सीरियस लेंगे नहीं। लेकिन मैं इस बात पे बहुत खुश हुई, बहुत हैरान हुई, जो उन्होंने टाइम दिया उससे 5 मिनट पहले वो ऑनलाइन थे, और सारा काम उन्होंने मेरा देखा। देखो मेरी ना आदत है शाल ये, कि मैं अगर किसी इंटरव्यू को कमिटमेंट करती हूँ ना, तो मैं वो फिर नोट कर लेती हूँ, फिर मैं उस टाइम से पहले ही 5-10 मिनट पहले ही सारी चीजें रेडी करके कर लेती हूँ। मैं ना डिले नहीं करती चीजों को। तो क्योंकि ये हमारा कनेक्शन है, इससे हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है। ये जो मैं और आप बात करें ना, उसके बाद आपके दिल में दिमाग में मेरी एक तस्वीर बनेगी। तो मैं अपनी वो तस्वीर ना किसी भी सूरत में खराब नहीं करवाना चाहती, मैं इतनी कॉन्शियस होती हूँ। तो वो सर ने मुझे बहुत अच्छा यानी कि इंटरव्यू दिया, और वो टाइम से 5 मिनट पहले पहुंचे, और मैंने फिर सारी चीजें रेडी की हुई, तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। तो वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि इतने बड़े आदमी देखो टाइम के कितने पाबंद है। और अक्सर मैंने इंटरव्यू में ही देखा है, लोगों की भी थोड़ी थोड़ी प्रोफाइल बिल्ड होना ही शुरू होती है, वो अपने आप को ना बहुत बड़ी चीज समझने लग जाते हैं। तो इससे बड़ा मुझे ना बड़ा एक्सपीरियंस होता है, ये खट्टा मीठा कड़वा अजीब सा ये जो है ना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी भैया यानी कि जो है ना मुझे इसमें बहुत मजा आता है। ओके मैम। अच्छा, आप अपने आपने अभी बात की कि टेड टॉक के रिव्यूज बनाते हुए आपको बहुत मजा आता है। ठीक है। तो लाइक हमने हमारे टोटल 2 मंथ्स कंप्लीट होने लगे, मतलब बूट कैम्प। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टेड टॉक देख लिए। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा टेड टॉक सुनने का आपको कौन सा ज़्यादा टेड टॉक का मतलब मज़ा आया? ये हाँ भाई, ये रियलिटी बेस है ये। अच्छा, सारी टेट टॉक की एक तरह से ना इन सच में रियलिटी बेस ही होती हैं। एक जो भी हमने लास्ट टाइम देखी रीटा पेयरसन की टेट टॉक बहुत अच्छी थी। उससे एक दफा पहले हमने ना एक वो ना तशीलिया, पता नहीं क्या उनका नाम है, जो रशियन और चाइनीज पेरेंट्स से बिलोंग करती हैं, उनकी टेट टॉक मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत इंस्पायरिंग थी।
मुझे जो टेड टॉक में अच्छी बात लगती है ना, वो लगती है जब जो टेड स्पीकर होते हैं ना अपने इमोशंस का इजहार करते हैं, और वो जो अपने ऑडियंस को कैप्चर करते हैं, बीच में जो स्टोरी टेलिंग वो करते हैं ना, वो तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं इस बात पे भी इंस्पायर होती हूँ ज्यादा, जब कोई फीमेल्स होती है ना वो बहुत अच्छी टेड टॉक देते हैं कंपैरेटिवली मेल्स के। पता नहीं क्यों, शायद मैं फीमेल हूँ मुझे इसलिए लगता है। लेकिन उनके जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, जिससे वो बात करती है ना, लोगों को अपने साथ कैप्चर करके रखती है, माहौल बना के रखना, स्टोरी टेलिंग, और उसमें एक्साइटमेंट और साथ फिर एडवेंचर, ये सब चीजें फीमेल बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो मुझे ये दो टेड टॉक ना बहुत अच्छी लगी। ओके, अच्छा मैम ये बताएं कि आप एक टीचर हैं, आप कैसे मैनेज करती हैं अपने घर को साथ टीचिंग को भी और जो टास्क होते हैं वो भी? अभी तो स्कूल तो मैं नहीं जा रही, जॉब तो मैं नहीं कर रही। अब तो मैंने ये सोचा कि मैं ऑनलाइन ही टीचिंग करूंगी। मैं ना फिजिकल स्कूल्स में जाके टीचिंग नहीं करूँ। या तो मैं अब ये करूंगी कि भाई जो है ना, अपना जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है बिल्ड करूंगी, अपना चैनल बनाऊंगी, बनाया भी हुआ है मैंने, और अपना फेसबुक और अपना लिंक्डइन और अपना जो है इंस्टाग्राम, इन सबको यूज करूंगी इस प्लेटफॉर्म के लिए। तो मैं ना ऑनलाइन कोर्सेज करूँ, बनाऊंगी और टीचिंग करूंगी। तो मेरे पास काफी एक्सपीरियंस है और मुझे काफी चीजों का पता है। और मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी ये वाली प्रोफाइल बिल्ड कर लेती हूँ तो मैं घर में रह के ज्यादा अच्छा खुद भी पढ़ सकती हूँ और लोगों को भी पढ़ा सकती हूँ। क्योंकि अगर हम घर से बाहर टीचिंग करने जाते हैं तो हमें आने जाने में टाइम लगता है, फिर रेडी होना पड़ता है, बहुत सारे काम, उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो उतने ही टाइम में अगर मैं कोई किताब पढ़ लूँ और कुछ और कर लूँ, और इसमें एक्सपेंडिचर भी कम है, और ऑनलाइन ही मैं टीचिंग कर लूँ, तो मुझे लगता है ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे और मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। तो मैं अब इस तरह इसको मैनेज करने की बस कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने ऊपर अपने स्किल्स इंप्रूव करूँ, और अपने जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करूँ, और फिर जो है मैं अपना जो सोशल मीडिया है उसको अच्छी तरह बिल्ड करूँ और इसको सीखूं। और फिर जो है ना मैं यहीं पर घर में बैठ कर ऑनलाइन टीचिंग करूँ और घर का काम भी करूँ, सब कुछ मैनेज करूँ, तो मुझे घर से बाहर ना जाना पड़े। मुझे नहीं लगता कि अब, जब से मैंने ये बूट कैंप की क्लासेस ले ली इसके बाद, मुझे नहीं लगता कि मैं घर से बाहर पढ़ने जाऊंगी या पढ़ाने जाऊंगी। अब मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करने वाली, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। चलिए मैम, काफ़ी अच्छी थॉट्स हैं आपकी एजुकेशन और उसके बारे में। अब इससे हट के बात करते हैं। आप बताएं, आपको पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न एरियाज कौन से पसंद हैं जहाँ पे आप जाना चाहेंगी या जा चुके हैं? कैसा एक्सपीरियंस है? मैं काफी सारे नॉर्दर्न एरियाज में जा चुकी हूँ विशाल, और मैं रहती हूँ पंजाब में ना, मुल्तान में। यहाँ पर हम देखते हैं फ्लैट जमीन होती है बिल्कुल। तो मुझे पहले जब मैं पहाड़ नहीं देखे थे तो मुझे बड़ा शौक था पहाड़ और समंदर देखने का। तो जब मैंने पहाड़ और समंदर ये सब देख लिया ना, तो उसके बाद मुझे ना वहां पे जाके ना अजीब सा डर सा लगता है। ऐसे इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे से पहाड़ होते हैं, अचानक इतना खौफ आता है अभी मेरे ऊपर कोई पत्थर गिर जाएगा, लैंडस्लाइडिंग हो जाएगी, जैसे हो रहे हैं वहां पे जो वाकयात हो रहे हैं, जैसे आप सब देख रहे हैं। मतलब सैलाब अचानक आ जाता है, कभी क्राउड ब्रस्ट हो जाता है, कभी अम, क्या कहते हैं वो, ग्लेशियर मेल्ट होने लग जाता है। तो भाई मुझे बहुत डर लगता है। मैं वैसे गई हुई हूँ सारी, मैं झील सैपल में लोग देखी हुई है, वो साइड सारा मैंने जो है ना वो देखी हुई है, नारायण का गान और ये जो चीजें हैं सारी जगह मैंने देखे हैं। तो उसके बाद मैं एक दफा गई थी, फिर बस मेरी बस हो गई। तो मैंने कहा नहीं भाई, वो ना बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस है कि पहाड़ों पे बस जा रही है, थोड़ी सी जगह होती है और दूसरी तरफ से भी आ जाती है, और लोग वहां पर बहुत वाइल्ड हो चुके हुए हैं। पता नहीं क्यों, जो वो यहाँ से लोग जाते हैं टूरिस्ट, उन लोकल की बात नहीं करी, टूरिस्ट बहुत अजीब किस्म के वाइल्ड एंड इतनी तेज ड्राइविंग कर रहे होते हैं। मुझे ना इन सब चीजों से बहुत खौफ आता है। तो मैं किसी भी तरह अपनी सिक्योरिटी और अपनी सेफ्टी जो है ना वो रिस्क पे नहीं लाना चाहती, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि मैं घर से बाहर जाके पढ़ाना भी नहीं चाहती। कि मुझे ये लगता है कि बस जितना कम्युनिकेशन है ना लैपटॉप पे कर रहे हैं, ये मोर देन इनफ है, इतना इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो इसमें ही बस ठीक है। तो मैं, मुझे नहीं लगता कि आज मुझे कोई नॉर्दर्न एरिया की चीजें, आई डोंट नो, पता नहीं मुझे ऐसे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। कि एक जो मेरा सपना था झील सैफल में लोग देखने का, और झीलें वगैरह देखने का और इस तरह करने का, वो मैंने अपने हस्बैंड के साथ पूरा कर लिया हुआ है। तो वो अब ना, बस अब मेरी बस हो गई। समंदर भी मैंने देख लिया है कि भाई मैं समंदर पे जाऊंगी, ये होगा वो होगा, वो भी मैंने देख लिया। तो उसको भी जहाँ पर जाके जो बॉर्डर लगा था, समंदर भी बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत शोर होता है। तो मुझे ना ऐसे डर लगता है, इसलिए बस आई डोंट नो इसके बारे में और क्या कहना चाहिए। इससे बेहतर है मैं ऐसी जगह पे जाऊंगी जैसे कंट्रीज होती हैं जहाँ पे एजुकेशनल सेमिनार हो रहे होते हैं, वेबिनार हो रहे होते हैं, और मतलब यानी कि जो इर्द गिर्द सिक्योरिटी रिस्क नहीं होता और डिजास्टर रिस्क नहीं होता, जैसे अमेरिका हो गया और ऐसे यूरोप और इस तरह की चीजें, ये बहुत बेहतर है निस्बतन ऐसी जगहों पे।
मैम जैसे कि आपको पता है कि आज मतलब जो अभी हो रहा है कि लाइक बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और सैलाब आ रहे हैं, तो क्या आपकी साइड में भी ऐसा है या आपकी साइड में मतलब बेहतर है? मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं मुल्तान में रहती हूँ। मुल्तान जो है ना वो एक ऐसा शहर है, इसको आप समझो कि बहुत ना, बिल्कुल ना, ना ये बहुत अप है, ये ना बहुत लो है। हर मामले में ये एक इन बिटवीन सिटी है। ना महंगा है, ना सस्ता है, नॉर्मल, मतलब जिस तरह हम कहेंगे 50-50 है। अगर हम यहाँ पे मौसम की बात करें तो यहाँ पर कभी भी इतनी बारिश नहीं होती, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया एग्रीकल्चर लैंड, यहाँ पर गंदम और कपास की जो है ना वो फसल होती है। तो ऐसे इलाकों में बारिश कम होती है। हमारे मुल्तान में बारिशें काफी कम होती हैं लेकिन निस्बतन कम होती है। गर्मी काफी ज्यादा होती है, खुश्क और ड्राई मौसम में। लेकिन मुल्तान में ना कभी ये नहीं होता जैसे हम कहें सैलाब आ गया और अर्बन फ्लडिंग हो गई, ये वो। ऐसा मुल्तान में नहीं होता। तो मैं जिस सिटी में रहती हूँ वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है ना, गर्म तो है, गर्मी तो है, लेकिन ये जो अचानक से ये जो चीजें आती हैं ना, डिजास्टर वगैरह और ये सब कुछ, और बहुत तेज बारिश और तूफान आंधी, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। पता नहीं क्यों, बस ऐसी यहाँ नहीं है। लाहौर में बारिशें बहुत होती हैं, मैंने पिंडी पेशावर वगैरह में मैं सुना है बहुत बारिशें होती हैं। तो वो जो हर वक्त का पानी के सब गीला गीला सा और नमी सा और सेम सा मौसम, मुल्तान में ऐसा नहीं होता। चलिए मैम, ये तो अच्छी बात है। आप बताएं आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा ना फेवरेट कलर पिंक है। शुरू से मुझे पिंक बहुत पसंद है। बेबी पिंक हो गया और इस तरह जो भी होते हैं पिंक के जितने भी शेड होते हैं मुझे वो पसंद है। तो मैं कपड़े भी अक्सर पिंक ही पहनती हूँ, लिपस्टिक भी पिंक ही यूज करती हूँ। और पता नहीं वो जो छोटे छोटे, मतलब जो हमारे ऐसे वो होती हैं ज्वेलरी टाइप जो चीज होती है वो मुझे पिंक में ही अच्छी लगती हैं। चूड़ियां भी पिंक ही पहनती हूँ। बस पता नहीं क्यों, बस मुझे पिंक ही पसंद है। शायद वो मतलब छोटा बेबी टाइप कलर होता है इस तरह, बस मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे हर चीज में ना पिंक के शेड अच्छे लगते हैं। आपको ऑब्सेशन है पिंक कलर से? नहीं, ऑब्सेशन तो नहीं, मैं और कलर भी यूज कर लेती हूँ पिंक के साथ कोई शेड कंट्रास्ट करके। अभी मैं बताऊं, मेरे तकियों पे शेड भी पिंक कलर का है, मेरे दुपट्टा भी पिंक कलर का है, लिपस्टिक भी पिंक, काफी सारी चीजें ऐसी हैं। तो बस पता नहीं क्यों पहले मुझे रेड पसंद था काफी हद तक, लेकिन फिर मैं जब अनमैरिड थी तो बस मुझे लगता था कि भाई मुझे रेड पहनना चाहिए, अपनी दुल्हन का रंग रेड ही होता है तो मुझे वही पहनना चाहिए। तो जब मेरी शादी हुई तो मैंने बहुत शौक से रेड कपड़े भी बनवाए, और वो जो एक मतलब लड़कियों का जो एक सपना होता है हमारे जो ट्रेडिशनल कल्चर में, तो वो मैंने अपने सारे शौक पूरे कर लिए। पहले मैं सोचती थी मेरा रेड जो रोज है ना उसके से मुझे रेड पसंद है, लेकिन फिर मुझे ना पिंक फ्लावर से ज्यादा अच्छे लगते थे। तो फ्लावर्स में जब मैं पिंक कलर देखती हूँ ना तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये सोचती हूँ कि काश कोई बटरफ्लाई भी होती तो वो पिंक कलर की होती तो वो कितनी अच्छी लगती उसके ऊपर। लेकिन अब तक मैंने कोई बटरफ्लाई नहीं देखी पिंक कलर की। तो इस तरह बस मुझे इस तरह की चीजें अच्छी लगती हैं, पता नहीं। ओके। और फेवरेट फूड? फूड, फ्रूट कह रही है क्या, फूड कह रही है? मैम फूड फूड। फूड में बेटा मैंने बस ये खा लिया बस सारा फास्ट फूड वगैरह यूनिवर्सिटी में। उससे पहले भी उसके बाद होटलिंग भी, और ये सब कुछ मैंने सारे अपने काफी ज्यादा शौक पूरे किए। जो जो मैंने अपने एक लिस्ट बनाई हुई थी ना कि मैं ये करूंगी ये करूंगी ये करूंगी, ऐसे जाऊंगी ये वो मैंने हर तरह से पूरी कर ली है। हाई टी पर भी बहुत जा चुकी हुई हूँ मैं। और वही इन सब मामलात में मैंने अपना वो स्कोर पूरा कर लिया हुआ है। तो अब मुझे घर का खाना ज्यादा पसंद है, या मैं ये सोचती हूँ कि भाई यानी कि मेरी कोई दोस्त हो, कजन्स टाइप हो, तो भाई मैं उनके घर जाऊं तो उनके घर जाके खाना खाऊं घर का बना हुआ, लेकिन बाहर का नहीं। या फिर भाई यानी कि जो मेरी कजन्स वगैरह हैं वो आए तो हम मिलकर खाना बनाए, फ्रेंड्स वगैरह। तो बस मेरा ये है फूड में, लेकिन घर का। मटन मुझे पसंद है ज्यादा, मटन में सब्जियां और इस तरह की चीजें। और बाकी ये फास्ट फूड वगैरह तो इससे ना तबीयत काफी खराब होती है, और मेरी हुई भी है। इसलिए बस मैं फिर भी खा लेती हूँ। जो कोई फास्ट फूड का नया आइटम कोई आया हो, जैसे पिज्जा के मतलब फ्लेवर्स और चीजें आती हैं। आजकल भी एक नया वो ट्रेंड चला हुआ पिज्जा रोल वाला, और कुछ इस तरह, तो वो मैं देख लेती हूँ, ट्राई कर लेती हूँ नई चीजें। बस ऐसे ही है। ओके मैम, बहुत मज़ा है आपकी बातें सुनते हुए। आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगी स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स और सबके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ बस मैं ना यार ये देखती हूँ, मैं स्टूडेंट्स को ये कहूँगी कि बेटा टाइम वेस्ट ना करें, और अपने भी टाइम की कदर करें और दूसरों के भी टाइम की कदर करें। और ना कोशिश करें कि आप कुछ बने, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने स्किल्स को। ठीक है, और अगर आप कुछ बन जाएं तो फिर उसके बाद ना
अपने आप में ना हम्बलनेस लेकर आए। जैसे आप जितने सॉफ्ट होंगे, जितने आप पोलाइट होंगे, उतना लोग आपसे बात करके खुश होंगे। तो अगर आप कुछ बन जाए उसके बाद आप इतने हार्ड हो, इतने मतलब रूड हो कि भाई कोई आपको अप्रोच ना करे या किसी का दिल ना करे आपकी शक्ल देख के बात करने का, तो फिर इस चीज का क्या फायदा, आप मुझे बताओ। जितना आप अच्छे नॉलेजेबल हो, तो उसकी निशानी होती है, अल्लाह की रहमत की निशानी, तो कि इंसान हम्बल होता है, वो सॉफ्ट होता है, लोगों के साथ जो है ना वो हेल्पिंग होता है। ये अल्लाह की रहमत की करम की निशानी होती है लोगों पर। तो हमें ना ये बनना चाहिए, ताकि भाई यानी कि जो है ना अल्लाह ताला दुनिया भी हमारी कामयाब हो और आखिरत भी हमारी कामयाब। तो बस मेरा ख्याल है यही मैसेज है कि भाई हमें जो है ना हम्बल होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। मैंने देखा लोग सॉफ्ट नहीं होते, बहुत हार्ड, बहुत हार्श होते हैं। हमारा तो मुल्क में नेगेटिविटी बहुत है, पॉजिटिव लोग कम है, तो मुझे तो बड़ा डर लगता है। तो मैं फिर इसलिए सोचती हूँ। और ना एक बात मैं और भी देख रही हूँ, लोग ना दूसरों का इनर पीस भी बहुत खराब करते हैं। कोई अगर मतलब ऐसी बात कह देंगे, दूसरे बंदे को इतना बुरा लगेगा, उसको आग लग जाएगी, उसको दिमाग फटने वाला हो जाएगा कि भाई इसने मुझे बात क्यों कह दी। और जो कहने वाला होता है उसने जस्ट अ फन या दूसरों को तंग करने के लिए। तो कोशिश करें कि भाई ऐसा किसी के साथ ना करें, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, ना अपने हाथ से ना अपनी जबान। दुनिया में बहुत मसाइल हैं, दुनिया के मसाइल कम करने की कोशिश करें, ना कि उनको बढ़ाने की कोशिश करें। बस यही कहना चाहते Okay, thank you so much, ma'am, for sharing your valuable thoughts about education, AI, and future. Thank you so much, ma'am. हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच ईशा। Allah Hafiz, ma'am. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।